यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी कुंजन का पाठ 15, 3 शर्तें। ये पाठ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको आप ध्यान से समझना और पढ़ना, सुनना, ठीक है। आपने इसको अच्छे से रीड भी करना है बेटा। ये कहानी एक राजा है इसमें, और उसमें जो है एक उसका सभासद होता है जो बहुत ही बुद्धिमान होता है, और किस प्रकार वो बुद्धिमानी से सारे कार्य करता है हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए अब पढ़ते हैं बातों बातों में। बच्चों, पहला पूछा गया है कि बल को किससे हराया जा सकता है। बल को किससे हराया जा सकता है। बल को हराने के लिए देखो बेटा, एक कोई ताकतवर इंसान है, उसके सामने कोई कमजोर इंसान है, और उन दोनों की कोई लड़ाई हो गई है, तो ताकतवर सोचते हैं कि मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है, पतला व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपनी बुद्धि के बल से उसको हरा सकता है। तो बल को हराने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो बल को किससे हराया जा सकता है, तो इसका हम जवाब देंगे कि बल को बुद्धि से हराया जा सकता है। ठीक है। कुछ पात्रों के नाम बताओ जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें दूसरी बात हमें पूछी गई है कि ऐसे कुछ पात्र हैं जिनको बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, महाभारत में विदुर थे। विदुर भी बहुत ज्ञानी थे, चाणक्य थे, और बीरबल थे। ठीक है। तो इस प्रकार अनेक आर्यभट्ट थे, अनेक हमारे खगोलीय शास्त्री, अर्थशास्त्री हुए हैं जो अपनी बुद्धि के मत्ता से ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो इनकी वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी जो इंटेलिजेंस की, बुद्धिमानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे, और उनको प्रसिद्धि का कारण भी उनकी बुद्धिमानी थी। तो इस प्रकार इस पाठ में भी एक पात्र है जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, और अपनी बुद्धिमत्ता की चतुराई से ही वह प्रसिद्ध है और हर समस्या का समाधान करता है। आइए पढ़ते हैं। गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने राजा कृष्णचंद और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए के साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं रहते थे। यानी कि गोपाल जो भांड था, एक ऐसा सभासद था जो अपने राजा, यानी कि उसके राजा थे कृष्णचंद, जिनकी सभा में वो एक सभासद था, और उनकी प्रजा की जो भी समस्याएं होती थी उनको दूर करता था, और उनके जो विरोधी, जो विपक्षी होते थे, उनको भी सबक सिखाने से पीछे नहीं रहता था। तो आइए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं। इस कहानी में, इस पाठ में पात्र हैं गोपाल भांड, चंद्रभानु, राजा कृष्णचंद, सूत्रधार। ठीक है। तो पहला दृश्य है, ये एक नाटक है बेटा, एक प्ले है। इस प्ले को किस प्रकार दर्शाया गया है कि इस प्ले में जो है पहला सीन जो है वो क्या है कि चंद्रभान जो है चंद्रभानु का घर है। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में शतरंज खेल रहे हैं। सूत्रधार राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि वह बहुत हाजिर जवाब था और राजा का प्रिय मित्र था। राजा कृष्णचंद्र जो था, वो सभासद में कि जितने भी सभा के लोग थे, सभी जो है उस गोपाल से बहुत ईर्ष्या करते थे, मतलब उससे जेलस करते थे, जेलस फील करते थे। ईर्ष्या होता है जेलस करना, ठीक है, जलन करते थे। सभासद होता है सभा के सदस्य, यानी कि जो उसकी सभा के सदस्य थे वो गोपाल से बहुत ईर्ष्या करते थे, बहुत जेलस करते थे, क्योंकि वह बहुत ही हाजिर जवाब था। और वो क्या होता है, हाजिर जवाब क्या होता है बेटा, एकदम से किसी बात का
जवाब देना, यानी कि वो जैसे ही उससे कोई बात पूछी जाती वो इमीडिएटली उसी टाइम रिएक्ट करता और अब उसी बात का जवाब देता था। और दूसरी बात क्या थी, वो राजा का प्रिय मित्र भी था। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, पर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। छकाना मतलब क्या होता है, हराना, उसको नीचा दिखाना, उसको छोटा दिखाना, यानी कि उसकी इंसल्ट करना। हर समय जो सभा के सदस्य थे वो गोपाल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको क्या थी, अपने मुंह की खानी पड़ती थी, यानी कि वो उसको नीचा नहीं दिखा पाते थे क्योंकि वह उनको जवाब देता था। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। यानी कि चंद्रभानु नाम का एक मंत्री था राजा के महल में, जो गोपाल भांड से बहुत जेलस करता था, बहुत जलन करता था। उसने भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई, यानी कि उसने एक प्लान बनाया कि वो गोपाल भांड को किस प्रकार नीचा दिखा सकता है। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। वो क्या चाल चलता है, वो क्या करता है बच्चों, वो गोपाल भांड को अपने घर बुलाता है। कौन, चंद्र भानु। किस लिए, वो योजना बनाता है कि वह उसको नीचा दिखाए, उसको मतलब उसकी इंसल्ट कराए महल के अंदर। चंद्रभानु खेलते खेलते अचानक, चंद्रभानु और गोपाल भांड जो थे वो खेल रहे थे, वो अचानक क्या करता है, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना। चंद्रभानु किसे कहता है, गोपाल भांड को क्या कहता है कि तुम्हें जो है अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है। तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं, तुम सब कर सकते हो। यानी कि वो उसको क्या छेड़ता है, क्या उसको चिढ़ाता हुआ कि छेड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने आप पर कि तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। यानी कि तुम बहुत अपने आप को समझदार समझते हो, बहुत बुद्धिमान समझते हो। गोपाल शांत भाव से उसकी ओर देखता है। गोपाल क्या करता है, उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, यानी कि उसको कोई भी रिएक्ट नहीं करता, और वो क्या करता है, शांत चुपचाप उसकी ओर देखता है। ठीक है। चंद्रभानु, क्यों, क्या कहते हो। चंद्रभानु फिर उसको कहता है कि तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में, क्या कहते हो। गोपाल भांड क्या करते हैं, यहाँ पे गो के बाद देखो वो लगाया गया है, इसका मतलब यहाँ पर गोपाल भांड है। ठीक है। गोपाल भांड कहते हैं मुस्कुराते हुए, आप ठीक ही कहते हैं, यदि मैं सोच समझ कर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गोपाल भांड उसको क्या जवाब देता है, वो स्माइल पास करता है और उसको कहता है कि अगर मैं कोई भी काम सोच समझ कर करता हूं तो मेरे लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी कि मैं हर काम को बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी समझदारी से कर सकता हूँ। चंद्रभानु अशिष्टता से, यानी कि असभ्य तरीके से, उसे इल मैनर्ड जिसको बोलते हैं ना, इल मैनर्ड तरीके से, तुम बहुत ही घमंडी हो और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। वो क्या कहता है, कहते तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी सोच के ऊपर, बहुत घमंडी हो तुम, और बहुत ऊंचे ऊंचे विचार रखते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है। वो कहता है पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते। कहता है एक काम ऐसा है जो तुम कभी उस काम को नहीं कर सकते। वो कौन सा काम है। गोपाल भांड कहता है कि वह क्या है। गोपाल भांड उससे पूछता है कि वह कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो चंद्रभानु कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। वो क्या शरारत करता है, उसको क्या कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम जो ये महाराज हैं, महाराज, उनका तुम जो है कुर्ता नहीं उतरवा सकते। तो वो कहता है, गोपाल भांड कहता है, वाह, यह तो कुछ भी नहीं है। कहता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा काम है और आसान काम है।
चंद्रभानु कहता है ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर यह काम कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपये मुझे दोगे। मंजूर है शर्त? वो क्या कहता है? कहता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ और तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुमने ये काम कर लिया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, और अगर तुम्हारे से ये काम नहीं हुआ तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे। वो कहता है ये शर्त तुम्हें मंजूर है? तो चंद्रभानु कहता है ठीक है, तुम 24 घंटे के अंदर। तो गोपाल कांड क्या कहता है कि स्वीकृति से सिर कहता है हाँ कि हाँ, मुझे जो है ये शर्त मंजूर है। यानी कि जो तुमने कंडीशन रखी है, जो शर्त रखी है, वो मुझे मंजूर है। क्या शर्त थी उसकी? कि तुम जो है राजा का कुर्ता उतरवाओगे। अगर तुम कुर्ता नहीं उतरवा पाए तो तुम ये शर्त हार जाओगे। ठीक है? तो दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं। गोपाल भांड जो है वो चंद्रभानु की यह बात स्वीकार कर लेता है कि वो यह शर्त जीतेगा, और उसके जो चैलेंज है उसको वो एक्सेप्ट करता है, उसको मंजूर कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वे दोनों शतरंज खेलने लग जाते हैं। अब ये पहला दृश्य तो खत्म हो गया बच्चों। अब आएगा दूसरा दृश्य, यानी कि ये एक प्ले है। प्ले में पहला दृश्य क्या था? जब चंद्रभानु गोपाल भांड को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, एक योजना बनाता है। और दूसरा दृश्य अब हम पढ़ते हैं, राजा कृष्णचंद्र की सभा, यानी कि राजा की सभा लगी हुई है। गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है, यानी कि गोपाल जो है जंप करता हुआ, बड़ा फुदकता हुआ उसके जो महल में है, सभा में प्रवेश करता है। गोपाल भांड झुककर प्रणाम करते हुए, महाराज महाराज, मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब क्या होता है, गोपाल भांड बड़ा उछलता कूदता हुआ महल में आता है, महाराज को प्रणाम करता है और क्या कहता है कि महाराज महाराज, मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति क्या होती है? एक दिव्य दैवी अलौकिक शक्ति, यानी कि जो भगवान से प्राप्त हुई शक्ति होती है उसको बोलते हैं दिव्य शक्ति, देवताओं द्वारा प्राप्त शक्ति। ठीक है? वो कहते हैं कि मुझे वो प्राप्त हो गई है, और मैं जो देख सकता हूँ वो कोई भी नहीं देख सकता। यानी कि उस शक्ति के मदद से मैं जो देख सकता हूँ कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा, कोई उदाहरण पेश करो। राजा कहते हैं, स्माइल पास करते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम मुझे एग्जाम्पल दो कि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है। गोपाल भांड कहता है, मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। गोपाल भांडा क्या कहता है, देखो वो कितनी समझदारी से काम लेता है। क्यों? क्योंकि उसको चंद्रभानु ने जो है चैलेंज किया था कि तू राजा का कुर्ता कैसे उतरवाएगा। तो वो जो है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और अब वो राजा को सभा में आकर क्या कहता है कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। तो राजा आनंद लेते हुए, अच्छा ऐसा है? राजा कहते अच्छा, ऐसा भी है? गोपाल भांड, मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजा धीराज, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो गोपाल भांड क्या कहता है, कहते हैं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज, मुझे वो तिल बिल्कुल साफ साफ सही ढंग से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। राजा कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। जैसा कि तुम कह रहे हो, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर न हुआ तो तुम मुझे 100 रुपये देना। राजा भी देखो उसके शर्त रख देता है, कहते ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ कि अगर जो तुम कह रहे हो वो बात सच हुई तो मेरे अगर दाहिने कंधे पर अगर तिल है मिला तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और अगर नहीं मिला तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। ठीक है? यानी कि शर्त लगाता है कौन? राजा। किससे? अपने दोस्त गोपाल भांड से। तो अब क्या होता है, गोपाल बहुत हैरान होता है
कि कमाल हो गया, राजा भी शर्त लगा रहा है। तो अब गोपाल अपने आप से मतलब अपने अंदर सोच रहा है, डिस्कस बात कर रहा है, सोच रहा है कि महाराज अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, आज क्या बात है। कहते हैं आज कुछ ना कुछ तो बात है। कहते हैं महाराज अपनी सभा के सदस्यों से कभी भी किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाते, तो आज क्या बात है, आज कैसे उन्होंने शर्त लगा ली मुझसे। तो राजा से कहता है महाराज मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा अपना कुर्ता उतारते हैं। तो महाराज के कहते हैं, राजा से कहता है कि महाराज, कौन कहता है, गोपाल भांड, की मुझे जो है आपकी शर्त मंजूर है। और राजा जो है अपना कुर्ता उतारता है। राजा, क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर। गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, नहीं महाराज। देखो कितनी बुद्धिमत्ता से कार्य किया उसने, कितना समझदार है वो। अब उसने क्या किया, तिल के बहाने से राजा का कुर्ता उतरवा लिया और निराश होने का अभिनय करते हुए क्या कहता है, कहता है नहीं महाराज, आपके कंधे पर तिल नहीं है। राजा कहता है, राजा खुश हो जाता है, तो मैं शर्त जीत गया। गोपाल भांड कहता है 100 रुपये देते। कहता है महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। वो गोपाल भांड कहता है महाराज से कि महाराज आप तो कभी किसी से शर्त लगाते ही नहीं, तो आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। तो अब क्या होता है बच्चों, राजा हंसी रोकते हुए, राजा हंसी रोक लेते हैं। कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपये निकलवा ले उसे वह 100 रुपये देगा। देखो बेटो घुमाने वाली बात है, ध्यान से सुनना। अब राजा क्या कहता है, चंद्रभानु गोपाल भांड ने जब कहा कि आप कभी शर्त नहीं लगाते, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई। तो राजा कहता है कि हंसते हुए कहता है कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि जो गोपाल से 100 रुपये निकलवा ले उसे वह 100 रुपये देगा। तो चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कोशिश करूं, और आज ही अवसर मिल गया। मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। अब क्या हुआ, राजा ने जो है गोपाल भांड को बताया कि चंद्रभान जो है कल सभा में आया था और उसने यह कंडीशन रखी थी कि कोई है जो गोपाल भांड की जेब से 100 रुपये निकलवा सके। कह रहे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोशिश करूं, और कहते हैं मैंने कोशिश की और आज ही मुझे इस बात का मौका मिला और मैं जो है शर्त जीत गया और मैंने तुमसे 100 रुपये जीत ली और तुम्हें आसानी से हरा दिया। गोपाल हंसी रोक कर, यानी कि गोपाल को हंसी तो आ रही थी लेकिन उदास दिखने का अभिनय कर रहा था, नाटक कर रहा था, बहाना करता है ना। गोपाल भांड, महाराज जरा चंद्रभानु को तो बुला लीजिए। तो गोपाल भांड क्या कहता है कि महाराज जरा चंद्रभानु को बुला लीजिए। चंद्रभानु आता है सभा में, ये देखो ये चंद्रभानु आ गया है। राजा, चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे 100 रुपये जीत लिए हैं और तुम्हारी शर्त भी। तो राजा चंद्रभानु कहते हैं कि मैंने गोपाल को हरा दिया और उससे मैंने 100 रुपये जीत लिए और तुम्हारी शर्त भी। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है, बड़ा हैरान होता है। चंद्रभानु रुपए देते हुए, महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप कहते हैं तो। यानी कि राजा उससे पूरी बात बताते हैं, यानी कि इतना कहते वो चुप हो जाता है। कौन, चंद्रभानु, किसे, महाराज को। कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने गोपाल भांड से 100 रुपये निकलवा लिए, और लेकिन इतनी बात कहते वो चुप हो जाता है और राजा उसे सारी बात बताता है। राजा, आज तो मैंने 2 शर्तें जीत ली, इसे कहते हैं भाग्य। कहते हैं आज मैंने 2 शर्त जीती हैं, इसे कहते हैं किस्मत की। आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मैंने 2 शर्तें जीत ली हैं, एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। राजा क्या कहता है, कहता है कि मैंने 2 शर्तें जीती हैं। कौन कौन सी, एक तो मैंने गोपाल भांड को हराया और दूसरा किसको, चंद्रभानु को, यानी कि तुम्हें मैंने हराया है। ठीक है, वो कहता है आज मैंने 2 शर्तें जीत ली। कौन कौन सी, एक चंद्रभानु को हराकर और दूसरी गोपाल भांड को। ठीक है, सूत्रधार दोनों यह साहस न था
कि राजा को बताएं कि कुर्ता उतरवाकर उनके साथ भी चाल खेली गई थी। यानी कि सूत्रधार यानी कि जो उस नाटक को लिखने वाला है वो क्या कहता है कि उन दोनों को यह बात पता थी कि राजा से हम हार चुके हैं, लेकिन राजा को बात बताने की यह हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने भी जो है उनके साथ चाल खेली है, यानी कि उनके साथ भी एक गेम खेला है। ठीक है, अभी दूसरा दृश्य समाप्त हुआ, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है, यानी कि पर्दा गिरता है, तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिन कर देता है। यानी कि जब राजमहल से बाहर आते हैं तो क्या होता है बच्चों, चंद्रभानु जो है गोपाल भांड को 500 रुपए जो है गिनकर देता है। चंद्रभानु उदास होकर, आज मैं 2 शर्तें हार गया, क्या कहते हैं कि आज जो है मैं 2 शर्त हार गया हूँ और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते, हाय मेरे 600 रुपए गए। अब क्या करता है चंद्रभानु बेटा, वो उसको कहता है कि इसको गोपाल भांड को कि आज जो है मैं 2 शर्तें हार गया हूँ और 600 रुपए भी जो कम नहीं होते। कहता है मुझे बड़ा दुख हो रहा है इन 600 रुपए देते हुए। गोपाल भांड 600 रुपए कैसे हुए बेटा, 500 तो वो गोपाल भांड से हारा था और 100 रुपए वो राजा से हारा था। राजा से कैसे, क्योंकि उसने सभा में बोला था कि गोपाल भांड से कौन व्यक्ति है जो 100 रुपए निकलवा सकता है, तो राजा ने उसकी इस शर्त को पूरा किया था। तो इस प्रकार चंद्रभानु जो है राजा से भी हार गया और गोपाल भांड से भी। तो 500 रुपए उसे गोपाल भांड को देने पड़े और 100 रुपए राजा को। ठीक है, गोपाल भांड हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो गोपाल भांड क्या कहता है उसे, चंद्रभानु को, कि अगर मैं चाहूं तो अपनी बुद्धि से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कहता है अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूंगा तो मैं अपनी बुद्धि के बल पर कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार गोपाल भांड ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, यानी कि अपनी बुद्धि के बल पर जो है चंद्रभानु को हराया और राजा से कुर्ता भी उतरवाया, तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के बल पर शक्तिशाली या ताकतवर इंसान को हरा सकता है। धन्यवाद।